हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6। हमने इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 6वां चैप्टर, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद हम स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करेंगे और इसके आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। स्टैंडर्ड बुक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये हम स्टार्ट करेंगे जी एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम पहले एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और उन 5 चैप्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लें। और मैं ज्योग्राफी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्योग्राफी देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। लोग शासक कैसे बने। लोग 50 वर्षों से लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। कहने का अर्थ ये है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो अपना घोड़ा छोड़ देता था, और जहाँ तक घोड़ा जाता था, मतलब जहाँ तक भी जाए, अगर किसी ने रोका तो उसे युद्ध करना पड़ता था, और नहीं रोकता है तो ये माना जाता है ये राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है ये उससे शक्तिशाली है। और वो फिर इन्हें इनवाइट करता था अश्वमेध यज्ञ में आने के लिए, जो लोग मतलब घोड़ा छोड़ देते थे, नहीं पकड़ते थे, और उपहार देते थे। और जो राजा आते थे वो भी उपहार लेके आते थे, और जो घोड़ा पकड़ता था उससे युद्ध करना पड़ता था। आइए आगे बढ़ते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। आइए ऊपर पढ़ते हैं। वर्ण इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। मतलब जो वेद ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, और उन्हीं में आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान तथा उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। मतलब
अनुष्ठान वगैरह करने की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक, व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। मतलब पुरोहितों ने 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य भी निर्धारित किए। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन का मतलब पढ़ना और अध्यापन मतलब पढ़ाना, और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ये इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग देख लें, इसमें नोट्स बना रहे हो तो उसमें ऐड कर लें इसे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकारी, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ इनमें वे भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब जो भी इन लोगों के संपर्क में आता था तो उसे अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। मतलब पूर्वोत्तर के इलाकों में असमानता नहीं थी, मतलब समानता थी, असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। आइए ऊपर पढ़ते हैं। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, मतलब जन मतलब लोग, बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई के बाद पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी पवित्र फसलें उगाते थे। आइए अब इसे पढ़ते हैं। ये क्या है? चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्र में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये पात्र है, ये रहा, आप लोग देख सकते हैं ये पात्र। आइए ऊपर पढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। यही मैंने दिखाया था अभी। जैसा कि इनके पास नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में, अभी मानचित्र 4 हम नीचे पढ़ेंगे।
कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। आइए पहले चित्र देखते हैं। यह चित्र जनपद और महाजनपद का ही है। जैसे इसमें है हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, वैशाली, मगध, कौशाम्बी, राजगृह, ये सब जनपद और महाजनपद हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लें। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक भोजन की आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ऊपर पढ़ते हैं क्या? कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ऊपर पढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारण किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता। कृषक कितना देते थे? 1/6वां हिस्सा। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये कारीगरों के ऊपर करता था। और ये पशुपालकों के ऊपर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा, पशुपालकों को मतलब जानवरों को उन्हें देना पड़ता था। जानवर दे या फिर उनका उत्पाद, जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई जानवर रखता है तो या फिर दूध दे या फिर कोई जानवर दे या जानवर का दूध दे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लें इसे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल्के फाल किसके बनने लगे? लोहे के। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया, जैसा कि अब चलता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी, भूमिहीन, खेतिहार मजदूर, कमकार करते थे। ये जो काम थे ये सूक्ष्म निरीक्षण पढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण मगध का पढ़ते हैं। सोच मिलाइए, मानचित्र 4 में मगध हम लोगों ने देखा था ऊपर। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। का यातायात, जल वितरण और का जमीन
को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे कहेंगे अजातशत्रु हुए हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापदम नंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। कौन? राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है। बाद में पाटलिपुत्र, आज को पटना को राजधानी बनाया गया। आइए ऊपर पढ़ते हैं क्या दे रहा है। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध और की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आइए पढ़ते हैं वज्र। पहले से पढ़े थे गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। आइए पढ़ते हैं वज्र। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, जो बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये पढ़ते हैं बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। अध्याय 7 मतलब अगले अध्याय में। दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। दीघ निकाय क्या है? ये प्रसिद्ध दीघ निकाय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में ऊपर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। वस्कार, इसे बस्कार नहीं बस्कार कहेंगे। बस्कार। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। आइए ऊपर पढ़ते हैं अब। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। वज्र मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। आइए ऊपर पढ़ते हैं।
कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। अब हम पढ़ते हैं अन्यत्र। अन्यत्र मतलब अन्य जगह क्या बता, ये तो भारत की वजह, अब अन्य जगह पढ़ते हैं। अपने एटलस में यूनान तथा एथेंस को दोनों लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की। एक शासन व्यवस्था जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। किसे एथेंस में खदानों, खेतों और घरों में कार्य कर रहे दासों को। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहें तो आप कमेंट कर दें। हम कोशिश करेंगे पढ़ाने की। और चैनल को सब्सक्राइब जुड़ जाएं हमसे।